निर्धनता पावर्टी। निर्धनता एवं निर्धनता उन्मूलन के प्रयास। वर्ल्ड बैंक के अनुसार निर्धनता से आशय उस स्थिति से जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मूलभूत घटकों का अभाव होता है। खाद्य सुरक्षा का अभाव अर्थात भूख एवं कुपोषण की स्थिति, सतत आय के साधनों की अनुपलब्धता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव अर्थात राजनीतिक पृथक्करण, सामाजिक स्तर पर स्वीकार्यता का अभाव अर्थात सामाजिक पृथक्करण जो जीवन संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निर्धनता से आशय उस स्थिति से है जिसमें खाना तथा कपड़ा का अभाव, स्कूल तथा क्लिनिक का अभाव, जमीन या नौकरी का अभाव, शक्तिहीनता या शक्ति का अभाव तथा असुरक्षा की स्थिति, हिंसा तथा अपराध के प्रति सुभिज्ञता तथा जीवन स्तर के संदर्भ में विकल्पों का अभाव से है। निर्धनता के प्रकार। संपूर्ण गरीबी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार संपूर्ण गरीबी से आशय उस स्थिति से जिनमें किसी व्यक्ति के पास मूलभूत सुविधाओं जैसे खाना, कपड़ा, आवास, स्वच्छ पेयजल इत्यादि का अभाव हो। वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1.9 की गरीबी रेखा कहा जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 से कम खर्च करता है तो उसे संपूर्ण गरीब कहा जाएगा। भारत में यह परिभाषा प्रारंभ में कैलोरी आधारित थी, परंतु तेंदुलकर के पश्चात यह व्यय आधारित हो गई। सापेक्षिक गरीबी। रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्षिक गरीबी से आशय तुलनात्मक रूप से आय के स्रोतों में अंतर से है, अर्थात आय में कितना असमान वितरण हो रहा है। सापेक्षिक गरीबी को लॉरेंस वक्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे लॉरेंस वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक। लॉरेंज के अनुसार यदि समग्र आय तथा जनसंख्या को संदर्भित करते हुए आय का वितरण देखा जाए तो यदि आय का समान वितरण होगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। वहीं यदि वितरण असमान होगा तो यह निम्न प्रकार से एक वक्र के रूप में दिखाई पड़ती है। इस ग्राफ को कोनरेडो गिनी द्वारा निम्न प्रकार से एक सूत्र के रूप में निरूपित किया गया है जिसे गिनी गुणांक कहते हैं। गिनी गुणांक बराबर 1/1 प्लस मतलब a+b। यह 0 से 1 के बीच में हो सकता है। गिनी गुणांक का अधिक होना अधिक असमानता को दिखाता है। कभी कभी इस गुणांक को प्रतिशतता के रूप में भी दिखाया जाता है। पल्मा गुणांक एवं क्विंटाइल अनुपात। गैब्रिएल पल्मा द्वारा पल्मा गुणांक को प्रतिपादित किया गया जो बॉटम 40% लोगों की आय की सापेक्ष शीर्ष 10% की जनसंख्या की आय का अनुपात है। पल्मा गुणांक का 1 से अधिक होना स्पष्ट रूप से आर्थिक असमानता को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ क्विंटाइल अनुपात बॉटम 20% जनसंख्या की आय के सापेक्ष शीर्ष 20% जनसंख्या की आय का अनुपात है। वर्तमान में गिनी गुणांक लगभग 0.4 के आसपास, पल्मा गुणांक 0.5 गुना तथा क्विंटाइल अनुपात लगभग 7 गुना है। स्वैच्छिक गरीबी। स्वैच्छिक गरीबी से आशय उन गरीबों से है जो अपनी इच्छा के अनुसार आय अर्जित नहीं कर रहे हैं यद्यपि सक्षम है, जैसे मोंक साधु। द्वितीयक गरीबी। द्वितीयक गरीबी से आशय उन गरीबों से है जो यद्यपि आय का पर्याप्त स्रोत रखते हैं परंतु स्वास्थ्य संबंधी या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। नए गरीब। वर्ल्ड बैंक ने भारत एवं नाइजीरिया के संदर्भ में यह रेखांकित किया कि शीघ्र ही एक बड़ी आबादी कोविड के दुष्परिणाम स्वरूप गरीबी रेखा से नीचे जा सकती है। इन्हें नई गरीब कहा गया। डिजिटल गरीब। कोविड महामारी ने डिजिटल विभाजन अर्थात वे जिनके पास डिजिटल सुविधाएं हैं तथा वे जो डिजिटल रूप से वांछित हैं के बीच के विभाजन को और प्रत्यक्ष कर दिया है। डिजिटल अशिक्षा एवं अवसंरचना के अभाव से जन्मी गरीबी को डिजिटल गरीबी कहा जाता है। गरीबी रेखा का मापन। गरीबी रेखा की परिकल्पना एवं उसका निर्धारण। 1890 के दशक में चर्चित राउंट्री सर्वे निर्धनता की गणना का पहला सर्वे माना जाता है जिसमें सर्वप्रथम हेड काउंट रेशियो का प्रयोग किया गया। इस सर्वे में कुछ न्यूनतम स्रोतों का आधार बनाते हुए एक काल्पनिक गरीबी रेखा की परिकल्पना प्रस्तुत की तथा वे लोग जो इसके नीचे रहे उन्हें संपूर्ण गरीब कहा गया। इन्हें बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। अमर सेन ने इस दिशा में एक आवश्यक सुधार करते हुए पॉवर्टी गैप की परिकल्पना प्रस्तुत की अर्थात गरीबी रेखा के से नीचे में भी परस्पर कितना अंतर है। भारतीय संदर्भ में ऐसे अति गरीब को अंत्योदय के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संदर्भ में गरीबी रेखा के निर्धारण में निम्नलिखित मुख्य पड़ाव हैं।
1970 के दशक में रथ एवं दांडेकर द्वारा कैलोरी आधारित गरीबी रेखा का प्रस्ताव, लाकड़ावाला एवं अलग समिति द्वारा कैलोरी आधारित गरीबी रेखा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। दूसरा है कि इस समिति ने, मतलब लाकड़ावाला एवं अलग समिति ने, यूनिफॉर्म रिफरेंस ग्रुप के आधार पर 365 दिन याददाश्त आधारित सर्वे का प्रयोग किया, अर्थात उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए वे सभी 365 दिन के समय काल पर आधारित थे। तेंदुलकर समिति, वर्ष 2005 में इस समिति ने गरीबी रेखा की नई परिभाषा दी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह को आधारित किया गया। सर्वे की प्रक्रिया में सुधार करते हुए इसे मिक्स्ड रेफरेंस ग्रुप के आधार पर किया गया, जिसमें से कुछ विषय पर 365 दिन और कुछ विषयों पर 30 दिन के आधार पर गणना की गई। रंगराजन समिति 2011-12, रंगराजन समिति 2011-12 ने 5 व्यक्तियों के परिवार को आधार बनाते हुए 4860 रुपये प्रति परिवार प्रति माह या 972 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण परिवेश में तथा 7035 रुपये प्रति परिवार प्रति माह अर्थात 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह को आधार बनाया गया। रंगराजन समिति ने सर्वे की प्रक्रिया में और सुधार करते हुए उसे मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत रखा, जिसमें एक तरफ 365 दिन याददाश्त के आधार पर कुछ विषय रखे गए, वहीं दूसरी तरफ 7 दिन कुछ विषयों को संदर्भित किया गया। यह सभी आंकड़े NSSO द्वारा अर्थात मोस्पाई के अंतर्गत संदर्भित किए जाते हैं। यदि 2011 की जनगणना को तेंदुलकर समिति के अनुसार देखा जाए तो 21.9% जनसंख्या BPL है, जिसमें से 25.7 जनसंख्या ग्रामीण तथा 13.7% जनसंख्या शहरी। वहीं यदि रंगराजन समिति के अनुसार देखा जाए तो 29.5% BPL, जिसमें 30.9% रूरल में तथा 26.4% शहरी जनसंख्या होगी। नोट, तेंदुलकर समिति की अंतिम सिफारिशों जो 2009 में सौंपी गई को ही गरीबी रेखा के निर्धारण में प्रयोग किया जा रहा है। गरीबी रेखा कोई जादुई छड़ी नहीं है। रंगराजन ने यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि गरीबी के निर्धारण में कोई ऐसी निर्धनता रेखा बनाना उचित नहीं है। इसके विपरीत वंचना के आधार पर उन लाभार्थियों को रेखांकित करना चाहिए जिन्हें प्राथमिकता दी जाए तथा इस दिशा में आवश्यक आंकड़ों का संकलन किया जाना चाहिए। इसी क्रम में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़े एकत्रित किए गए तथा वंचना के आधार पर 7 बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों में बॉटम 35% तथा शहरी क्षेत्रों में बॉटम 25% को लक्षित किए जाने की बात कही गई। ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में इन्हें चिन्हित करने हेतु सक्सेना समिति तथा शहरी क्षेत्र में इन्हें चिन्हित करने हेतु हाशिम समिति को आधार बनाया गया। नोट, शेष के आंकड़ों को आंशिक रूप से ही सार्वजनिक किया गया। इसका स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने यह कहा कि शेष में जाति के आंकड़े अव्यवस्थित मालूम पड़ते हैं। यही कारण है कि एक अन्य जाति गणना की मांग रही। निर्धनता के प्रमुख कारण, सतत आय के साधनों का अभाव। पहला कि सतत आय के साधनों का अभाव, इसके अंतर्गत रोजगार के विकल्पों का अभाव, वित्तीय समावेश का अभाव, कौशल प्रशिक्षण का अभाव। दूसरा है खाद्य असुरक्षा की स्थिति तथा पर्याप्त पोषण का अभाव। तीसरा है कि निर्धनता एवं जनसंख्या का दुष्चक्र, गुस्सेप कैस्प्रो की परिकल्पना। चौथा है राजनीतिक सामाजिक भागीदारी का अभाव। यस, राइट। निर्धनता उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयास। सैद्धांतिक रूप से निर्धनता उन्मूलन हेतु निम्नलिखित 3 राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला है कि ट्रिकल डाउन सिद्धांत, टपकन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि आय एवं निवेश के संसाधनों को बढ़ाया जाए तो उससे रोजगार के विकल्प बढ़ते हैं तथा अर्थव्यवस्था का सूचक्र तीव्र होता है। इस सिद्धांत में सामाजिक कल्याण के स्थान पर अवसंरचनात्मक विकास तथा आय के स्रोतों को विस्तारित करने की प्राथमिकता दी जाती है। भारत में कई चिंतकों का, जैसे प्रणब मुखर्जी का यह मत रहा है कि भारत में यह सिद्धांत कारगर नहीं है। दूसरा समाजवादी नेहरूवादी दृष्टिकोण।
यह दृष्टिकोण सामाजिक कल्याण को वरीयता देते हुए आय के संसाधनों को विस्तारित करने पर जोर देता है। आय के संसाधनों के संदर्भ में जहां एक तरफ समष्टि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर जोर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के विकल्पों हेतु अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण को 3W सिद्धांत भी कहा जाता है, वर्क हेल्थ वेलफेयर। मार्क्सवादी सिद्धांत, यह सिद्धांत आय की असमानता को कम करने हेतु अमीर वर्ग पर अतिरिक्त अतिरिक्त कर बोझ डालते हुए पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारत में भूमि सुधार इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। अतः यह निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि निर्धनता उन्मूलन हेतु कुछ अल्पकालिक लक्ष्य हैं तथा कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। अल्पकालिक लक्ष्यों में सामाजिक कल्याण को वरीयता दे, वहीं दीर्घकालिक लक्ष्यों में निवेश एवं सशक्तिकरण को वरीयता दी गई है। अल्पकालिक संदर्भ में खाद्य सुरक्षा, बेहतर सार्वजनिक प्रणाली, माइक्रो फाइनेंस, स्वरोजगार के विकल्प, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। वहीं दीर्घकालिक उपायों में अवसंरचनात्मक विकास, विशेषकर स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में सतत रोजगार के विकल्प, महिला सशक्तिकरण इत्यादि संदर्भ है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा से आशय महज खाद्य उत्पादन से नहीं है, अपितु इसमें निम्नलिखित आयाम अंतर्निहित है। उपलब्धता अर्थात खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से उपलब्धता से आशय। सुलभता तथा वहनीयता, पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक। स्थायित्व तथा निरंतरता, सततता, पोषकता। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा समिति के अनुसार खाद्य सुरक्षा से आशय पर्याप्त, सुरक्षित, वहनीय तथा पोषकता युक्त खाद्य पदार्थों की सुलभता से। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राइट टू फूड, खाद्य का अधिकार भी मानवाधिकार है। इस दिशा में 1961 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुख्यालय रोम में है, लगातार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। भारत में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम राइस ATM के रूप में प्रसिद्ध है। अतः भारतीय संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उत्पादकता, भंडारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना तथा पोषकता को सुनिश्चित करने के आयामों पर प्रयास किए जा रहे हैं। बफर स्टॉक, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज हेतु और अनाज का भंडार। भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु किए जा रहे हैं प्रयास। भारत में 1950 से 60 का दशक खाद्य असुरक्षा का काल रहा, जिस दौर में पंचवर्षीय योजनाओं में अनेकों प्रयास किए गए ताकि खाद्य सुरक्षा एवं पोषकता को सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में 1964 में खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगमों को बनाया गया तथा उत्पादकता, बेहतर वितरण प्रणाली, पोषकता का निर्धारण इत्यादि प्रयासों द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किए जा रहे हैं। खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ाने में निसंदेह हरित क्रांति एक निर्णायक पड़ाव रही है, परंतु खाद्य सुरक्षा को संदर्भित करते हुए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत चिन्हित जिलों में कृषि योग्य भूमि को विस्तारित करते हुए चावल, गेहूं, मोटा अनाज, गन्ना तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को वहनीय कृषि द्वारा बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न राष्ट्र खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल इत्यादि के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एक त्रिस्तरीय ढांचा है। पहला कि सामान्य परिषद केंद्र के स्तर पर, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सलाहकारी समिति। तीसरा है कि राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन सलाहकारी समिति। जिला स्तर पर यह मिशन प्राथमिकता के अंतर्गत आता है तथा जिला स्तर पर एक कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी इसके बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सरकार विभिन्न आवश्यक खाद्य तथा गैर खाद्य पदार्थों को नागरिकों को वितरित करना सुनिश्चित करती है। भारतीय संदर्भ में यह उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। भारत में PDS के विकास के क्रम में निम्नलिखित मुख्य पड़ाव रहे हैं। 1940 विशेषकर 42 से 46। 1940 के दशक में बंगाल में आए अकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ। 1946 में इस संदर्भ में विभाग की स्थापना। 1964 में भारतीय खाद्य निगमों का प्रारंभ। 1965 से क्रियान्वित।
1992 में संशोधित वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न को प्राथमिकता। 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें बीपीएल को सर्वप्रथम आवश्यक आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता। वर्ष 2000 में अति गरीब के संदर्भ में अंत्योदय योजना, जिसमें प्रारंभ में 25 किलोग्राम प्रति परिवार तथा 2002 में 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न सुनिश्चित करना, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूं तथा 1 रुपये मोटा अनाज की दर पर। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 2011 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी, जिसके अंतर्गत सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में धनराशि पहुंचाना। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंतर्गत 75% ग्रामीण, 50% शहरी कुल जनसंख्या के 2/3 से अधिक को 231 रुपये प्रति किलो खाद्यान्न सुनिश्चित करना। घर की वरिष्ठतम महिला सदस्य को मुखिया बनाते हुए नारी सशक्तिकरण, गर्भवती महिलाओं हेतु तथा स्तनपान कराती हुई महिलाओं के संदर्भ में मातृत्व सहयोग 6000 प्रति माह तथा असंतुलित आहार तथा पोषकता का निर्धारण। 2015 में जनधन आधार मोबाइल के माध्यम से लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए प्रत्यक्ष हस्तांतरण के प्रयास। जनधन खाता एक नो फ्रिल अकाउंट है, अर्थात इसमें न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता नहीं होती तथा यह छोटे लेन देन में प्रयोग किया जाता है। इस अकाउंट में एक समय अवधि के पश्चात ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा भी दी जाती है, ताकि माइक्रो फाइनेंस बेहतर किया जा सके। 2016 में पीडीएस नेटवर्क पोर्टल के माध्यम से राशन कार्डों को आधार से जोड़ते हुए फर्जी राशन कार्ड तथा नामों की पुनरावृत्ति को समाप्त किया जा रहा है, डुप्लीकेशन चेक। 2018 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राशन कार्ड के राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निश्चित आधारभूत आय की परिकल्पना, इसके अंतर्गत यह विकल्प देखे जा रहे हैं कि क्या विभिन्न सब्सिडी या सहायकी के स्थान पर एक न्यूनतम धनराशि देते हुए समाज कल्याण निर्धनता उन्मूलन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसकी परिकल्पना 2005 में रखी गई, परंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। अधिकांश अर्थशास्त्री मनरेगा को इसी के एक विकल्प के रूप में देखते हैं। पायलट बेसिस पर मध्य प्रदेश के कुछ चिन्हित जिलों तथा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इनके परिणाम उत्साहवर्धक दिखाई पड़ रहे हैं, जो निकट भविष्य में इसकी संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने केंद्र सरकार की स्कीमों के संदर्भ में आरबीआई द्वारा सीधे हस्तांतरण लाभार्थी के अकाउंट में के संदर्भ में एक प्रारूप तय किया है, जिसमें एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट टीएससी खोला जाएगा, जिसकी देखरेख एक नोडल संस्था करेगी। अभी फिलहाल यह आरबीआई से संबंधित मंत्रालय से राज्य की ट्रेजरी की ओर फिर लाभार्थियों को हस्तांतरित होती है। पोषकता के संदर्भ में फूडिफिकेशन, वर्ल्ड बैंक के सहयोग को पोषण कार्यक्रम, मातृत्व बंधन, मिड डे मील इत्यादि प्रयासों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।